हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जो कि हाल ही में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। यदि रिसेंटली हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ग्रामीण भारत एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक बैठक, कैबिनेट मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसानों की मदद के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। जैसा कि आप जानते हैं, अभी का जो सिनेरियो है उसमें कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। इसकी वजह से संपूर्ण विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं वे कहीं ना कहीं तनाव एवं मंदी का दौर झेल रही हैं। भारत भी इसमें शामिल है, इन देशों में शामिल है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी का सीधा कनेक्शन हो जाता है यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मंदी के साथ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मंदी डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगी? हमारे किसानों के लिए। तो ऐसे में किसानों के लिए कई परेशानियां यहाँ पर सामने खड़ी हो रही हैं। इसीलिए ऐसी मंदी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई तरीके के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। इन प्रयासों की कड़ी के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कि किसानों की आय को डबल करने के लिए, इनकम को डबल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम से जान रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये जो निर्णय लिए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो राहत पैकेज, आर्थिक राहत पैकेज कोविड-19 से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का जो दिया गया था, उसके तीसरे चरण में इन रिफॉर्म्स की बात कही गई है। इन रिफॉर्म्स में यदि हम देखें तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर लॉज भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें इंटर स्टेट ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ फार्मर्स को डायरेक्टली प्रोसेसर और एक्सपोर्टर्स के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। फर्स्ट हम देखें कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में वो क्या है। तो इससे पहले हम जानें कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है 1955 में जो बना हुआ था। यदि हम आज से 50-60 साल पहले पीछे पहुंच जाएं तो हम देखते हैं कि उस समय भारत ने कई युद्ध देखे हैं। चीन के साथ युद्ध देखा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध देखा है, भुखमरी देखी है, बाढ़ देखी है। तो ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं, जिसकी वजह से जो भारत के किसान हैं या हम बोलें जो फूड सप्लाई है, फूड चेन है, वो पूरी तरीके से कैसी हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। वहाँ पर लोगों द्वारा ऐसे समय में मुनाफाखोरी होने लगी थी, ठीक है, साथ ही साथ जो काला बाजारी होने लगी थी। तो इसी को देखते हुए उस समय की सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम कहा गया। इसमें कुछ वस्तुओं को, जैसे कि यदि हम बात करें खाद्यान्न हुआ, खाद्य तेल हुए, है ना, तिलहन हुई, दलहन हुए, आलू, प्याज, इन्हें एक आवश्यक वस्तु की लिस्ट में डाला गया। साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, मेडिसिन्स भी आती हैं। तो उस समय की ये ज़रूरत थी। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें तो इस संशोधन में इन जो आवश्यक वस्तुओं की सूची से जो अभी क्या थे हमारे खाद्यान्न, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, ऑनियंस और पोटैटोज, इनको अलग कर दिया गया, इन्हें डीरेगुलेट कर दिया गया। मीन्स अभी तक जो 1955 से चला आ रहा था कि इन पर जो नियमन रहेगा वो सरकार का रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं के किसानों के शोषण का एक कारण बन रहा था नियम। इसलिए इसमें कुछ सुधार किए गए, कुछ संशोधन करने की बात यहाँ पर की जा रही, ठीक है। तो अब हम देखें कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। तो आवश्यकता ये थी कि भारत जो है अधिकतर हम बोलें तो कृषि पर निर्भर था और कृषि पर निर्भर है, और आज की स्थिति भी हम देखें तो हमारे पास जो है जो कृषि उत्पादन
हैं या उत्पादक है, उत्पादक वस्तुएं जो हैं कृषि उत्पादक, उनका हमारे पास अधिशेष है, सरप्लस में अभी भी मिलती हैं। लेकिन हमारे पास इतने अच्छे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, प्रसंस्करण नहीं है, निर्यात और निवेश का अभाव है, इन्वेस्टमेंट का अभाव है। और इसी की वजह से किसान अपनी क्या सही कीमत, अपने अनाज की सही कीमत यहाँ से प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसके तहत लोगों के बीच में, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर, उनके बीच में डर था, क्योंकि ये नियम बोलता है कि आपको इतना ही अनाज यहाँ पर स्टोर करके रखना, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इतनी ही कीमत आपको लेनी, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके के भय से जो बिजनेस था, वो जो उद्यमशीलता थी, वो कैसी हो रही थी? डिमोरलाइज्ड हो रही थी। ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि जब जो जल्दी से खराब होने वाले जो कृषि उत्पाद हैं, उपज है, वो किसानों को उससे क्या हो रहा था? भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब चूंकि क्या है, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं था, ज़्यादा स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, तो क्या हो रहा था? किसानों की जो उपज थी वो बर्बाद हो रही थी। आज भी हम देखते हैं कि वेयर हाउस के बाहर ही इतने सारे गेहूँ, चना, ये सब रखे रहते हैं और क्या हो जाते हैं? पानी में आए और वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज हम कहें तो ये वेयर हाउस, इनकी सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट जो लोग हैं या लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर जो सरकार थी वो यहाँ पर नियमन कर रही थी, उसके कई यहाँ पर हस्तक्षेप थे। तो लोगों को डर था कि हमारा नुकसान होगा। तो इस तरीके से इस नुकसान को कम करने के लिए, इस भय को कम करने के लिए, मार्केट में सप्लाई को बढ़ाए रखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई को बढ़ाए रखने के लिए ऐसा निर्णय यहाँ पर लिया गया, संशोधन को यहाँ पर लिए जाने की बात की गई है। इस निर्णय की, इस अमेंडमेंट की यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके महत्वपूर्ण तथ्य की यदि हम बात करें कि हमें यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फार्मर्स और कंज्यूमर्स, किसान और उपभोक्ताओं के बीच में प्राइस की स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी। यदि हम कहें कि जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था वो कंज्यूमर बेस्ड था, लेकिन अब इसमें जो संशोधन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब फार्मर बेस्ड यहाँ पर हमारा रूल, ये एक्ट हो जाएगा। अब चूंकि क्या है कि सरकार अपना नियंत्रण इन कुछ वस्तुओं से छोड़ रही है, तो इसमें क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिससे कि एक प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव मार्केट यहाँ पर, इन्वायरमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, जिससे किसान को अपनी उपज का अच्छा दाम यहाँ पर आसानी से मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे देश में जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी कम थी वो धीरे धीरे कैसे होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, बूस्ट करने लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ये आकर्षित करेगा, ये हमारा अमेंडमेंट। यह यदि हम स्टेप देखें तो एग्रीकल्चर के लिए और साथ ही साथ फार्मर, किसान की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए ही, के परिप्रेक्ष्य में ही लिया गया। इसका लाभ यह भी होगा कि जो किसानों की उपज, जो फसल बर्बाद हो रही थी, अब उचित भंडारण सुविधाओं के कारण बर्बाद हो रही थी, लेकिन अब इसके कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये अमेंडमेंट यहाँ पर काम करेगा। सेकंड, यदि हम रूल की बात करें तो यहाँ पर कृषि उपज का हम बोले बाधा मुक्त यहाँ पर व्यापार होगा। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस यहाँ लिया गया है। ठीक है। इस निर्णय के तहत क्या होगा कि अपने हिसाब से जो किसान रहेगा, किसान और ट्रेडर के बीच में, फार्मर और ट्रेडर के बीच में एक इकोसिस्टम जनरेट होगा। ठीक है। और वह दोनों ही क्या स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकेंगे, अपने प्रोडक्ट को बेच सकेगा किसान, और जो ट्रेडर्स रहेगा उसे अपनी पसंद के किसान से खरीद सकता है। इस पर सरकार का भी कोई नियमन नहीं रहेगा। जैसा कि अभी तक जो चलता आ रहा था कि जो पहले कृषि उत्पाद विपणन समितियां जो होती थी, APMC, उनके तहत ही, उनकी सीमाओं में ही रहकर किसानों को अपनी उपज को बेचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि हम बात करें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कई प्रकार के यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, इसलिए उत्पाद को बेचने के लिए किसानों को यहाँ पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड जो शॉप्स रहती थी, जो एपीएमसी रहते थे, वहीं जाकर किसानों को अपनी उत्पाद को यहाँ पर बेचना रहता था। और साथ ही साथ लाइसेंस जो प्राप्त खरीदार हैं उन्हीं को देना पड़ता था। लेकिन अब इससे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि इस अध्यादेश के जरिए किसानों के लिए एक मुक्त व्यापार, फ्री इन्वायरमेंटल, है ना, फ्री ट्रेड इन्वायरमेंटल यहाँ पर बन सकेगा, जिससे कि जो किसान है अपनी सुविधा के अनुसार कृषि उत्पादों को यहाँ पर बेच सकता है और खरीद सकता है। इसकी यहाँ पर इसे स्वतंत्रता रहेगी। करेक्ट। इसी के तहत यदि हम बात करें, ये थर्ड लाइन में यदि हम देखें तो जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी निर्मित किया जा रहा है, ताकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डिजिटली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो ट्रेड है वो आसानी से, स्मूथली, सुगम तरीके से यहाँ पर होता रहे। तीसरा निर्णय इसी में यदि हम बात करें लिया गया है कि जो मैकेनिज्म रहेगा, जो भी प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म रहेगा वो अब यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाएगा, मीन्स अलग अलग कर दिया जाएगा। क्या होगा? सेपरेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पर अपनाया जाएगा। अभी तक ये था कि 10 जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका जो रिजोल्यूशन था, जो भी डिस्प्यूट्स थे लोगों को लेकर, तो एक ही जगह पर उनका हमें सॉल्यूशन मिलता था, तो रिडर्सल एक ही जगह पर होता था। लेकिन अब अलग अलग यहाँ पर मंच बना दिए गए हैं इन डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के लिए। यदि हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इस रूल की सिग्निफिकेंस, इसके महत्व की बात करें, तो इस अध्यादेश के लागू होने से क्या हो जाएगा? किसानों के लिए एक छोटा रिड्यूस मार्केटिंग, उनकी जो कॉस्ट रहेगी, मार्केट की कॉस्ट रहेगी, वो कैसी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। फार्मर किसानों के पास कई चॉइस रहेंगी। ये नहीं कि सिर्फ एक ही दुकानदार के, हमारे क्षेत्र के ही दुकानदार एपीएमसी के पास हमें जाना, नहीं, उसके पास कई सारी चॉइस हो जाएंगी। उसको जहाँ अच्छा लगे, उसको जहाँ अच्छी प्राइस मिले, वहाँ जाकर वो अपनी जो उपज है उसे बेच सकता है। ठीक है। यदि हम बात करें कि ये एक पूरक की तरह काम करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, समर्थन मूल्य के एक पूरक की तरह काम करेगा, और जो प्राइस है उसे स्टेबल करने का यहाँ पर काम करेगा और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाएगा। यदि हम बात करें कि यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना बोल सकते हैं, एक महत्वाकांक्षी विजन, उसके लिए भी काम करेगा, जिसे हम कहेंगे वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, एक भारत और एक कृषि बाजार के लिए ये महती भूमिका निभाने का काम करेगा। थर्ड, यदि हम बात करें, यहाँ पर किसानों को विभिन्न हितधारकों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास किया गया। क्या निर्णय लिया गया कि जो मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश को यहाँ 2020 में स्वीकृति मिली है। यह अध्यादेश किसानों की उपज को वैश्विक बाजार, ठीक है, वैश्विक बाजारों में आपूर्ति के लिए आवश्यक चेन, है ना, इंपॉर्टेंट जो चेन है उसको तैयार करने का कार्य यहाँ पर रोड मैप तैयार करेगा। ठीक है। साथ ही साथ किसानों को ऊंचे मूल्य, है ना, हाई प्राइस पर होने वाली कृषि के लिए तकनीक, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगेगी, जो एडवाइजरी यहाँ पर लगेगी, एडवाइस जो रहेंगे, जो परामर्श यहाँ पर दिया जाएगा, वो आसानी से यहाँ पर उनकी पहुँच, उनकी अप्रोच यहाँ पर निश्चित होगी, ताकि यहाँ पर जो है किसानों को एक अच्छा बड़ा बाजार मिल सके। करेक्ट। यहाँ पर जो किसान रहेंगे वो डायरेक्टली ही अपने प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं, ठीक है, एग्रीगेटर्स, इनसे आसानी से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और इस निर्णय की वजह से जो मीडिएटर्स रहेंगे, वो मीडिएटर्स जो रहेंगे उनका खात्मा होगा। मीडिएटर्स यहाँ पर मध्यस्थता नहीं कर पाएंगे, जिससे कि किसानों का जो इनकम होती थी वो कम होती थी। करेक्ट। ये भी एक क्या इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ ये जो किसान की जो रिस्क है उसे भी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर काम करेगा। कैसे ये काम करेगा? जैसे कि यदि हम माने कि भारतीय कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, वो कैसी है? छोटे आकार की है, टूटी हुई, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मौसम के साथ भी कई निर्भरताएं हैं,
ठीक है, मौसम पर निर्भर रहती है, मानसून पर निर्भर रहती है। और साथ ही साथ इसके उत्पादन की भी अनिश्चितता है। कैसे कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमने पिछले साल उपज ली थी वही हमें नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर मिल जाए। तो इन सब की अनिश्चितता की वजह से और साथ ही साथ बाजार की भी अनिश्चितता रहेगी। यहाँ पर कोई डेफिनेट यहाँ पर मार्केट नहीं मिलेगा कि इतने प्राइस में ही हमारा जो है उपज यहाँ पर जा रही। तो इसकी वजह से जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो कैसा है, एक बहुत ही रिस्की है, हम बोले रिस्की मैकेनिज्म है। इसकी वजह से जो इनपुट जो किसान इसमें डालते हैं और जो आउटपुट उन्हें उपज के रूप में मिलता है, उनके जो मैनेजमेंट में है, जो एग्रीकल्चर है, वो अप्रभावी है। इस तरीके से ये काम नहीं करती है। लेकिन यदि ये अध्यादेश आ जाएगा तो इसके लिए जो ग्रामीणों का, किसानों का जो शोषण होता है वो नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो किसान है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनको इनपुट के रूप में डाल सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग की जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करके अपनी इनकम को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे भी ये आकर्षित करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, ताकि प्राइवेट ये जो लोग हैं वो आए और इस चेन को अप्लाई करें, जिससे कि क्या होगा, जो भारतीय किसानों को एक ग्लोबल मार्केट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ठीक है, अब जो किसान है प्रत्यक्ष रूप से मार्केटिंग से जुड़ सकेंगे और यहाँ पर मध्यस्थताओं की, जैसे हमने बात की कि मीडिएटर्स की जो भूमिका है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसके बीच में, होलसेलर और हम बात करें जिस दोनों ने मिलकर जो यहाँ पर एग्रीमेंट किया हुआ है, तो जो रिस्क है वो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर, ये 3 सरकार द्वारा कुछ निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं, जो कृषि के क्षेत्र में उसके अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे अपलिफ्ट करने के लिए, किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और ये आगे चलकर प्रभावी रूप से इनका इम्प्लीमेंटेशन यदि सही तरीके से होता है तो ये प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया था। और यदि हम बात करें, हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, उन्होंने भी इन रिफॉर्म्स को लेकर एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि भारत को आज़ादी 1947 को मिली है, लेकिन यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों को अब जाकर आज़ादी मिली है इस एक्ट के थ्रू, या इन अमेंडमेंट्स या इन रिफॉर्म्स के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।